बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मुनज़्ज़ा रहमान है और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी मिसकैरेज के बारे में या अर्ली प्रेगनेंसी एबॉर्शन के बारे में। एबॉर्शन क्या होता है, क्या इसकी वजूहात हैं और किस तरह से हम अपनी हेल्थ की केयर कर सकते हैं। जो ख़ास तौर पे हामला ख़वातीन हैं उनको किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि वो अपनी कंप्लीट प्रेगनेंसी का जो टेन्योर है उसको कंप्लीट कर सकें और सेफ़ और हेल्थी तरीके से अपनी प्रेगनेंसी को आगे लेकर चलें और एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दे सकें। तो ये तमाम आज की वीडियो में शामिल है। तो जनाब, हम जब मिसकैरेज की बात करते हैं तो मिसकैरेज हमल के ज़ाया हो जाने को, ख़ास तौर पे अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चा ज़ाया हो जाता है जो कि 12 वीक्स या पहले 3 माह होते हैं, इनमें अगर बच्चे का जो हमल है वो ज़ाया हो जाए तो उसको आप अर्ली प्रेगनेंसी मिसकैरेज या फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज कहते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, बेशुमार रीज़न्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कार फरमा होते हैं मिसकैरेज के लिए, जिनमें से कुछ एक्सटर्नल हैं और कुछ डेफिनेटली मदर की हेल्थ से रिलेटेड है। जिसमें हम देखते हैं कि सबसे जो कॉमन और अर्ली प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने का बायस बनता है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ है। जो भी बच्चों के अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं वो मिसकैरेज का बायस बनती है और फिर ये एक नेचर का तरीका है कि नेचुरल तौर पर या कुदरती तौर पर हमल को ज़ाया कर दिया जाता है, बजाय इसके कि एक एबनॉर्मल बच्चे की जो है वो पैदाइश हो, जो कि बाद में जाकर फैमिली के लिए और पेरेंट्स के लिए परेशानी का बायस बने। तो ये कुदरती तौर पर एक नेचर का तरीक़ाकार है कि ऐसे हमल को कुदरती तौर पर ज़ाया कर दिया जाता है। फिर उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस हो सकते हैं मदर के अंदर, जैसे बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, कोई भी जो इन्फेक्शन है वो भी एबॉर्शन का बायस बन सकता है। और फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, जिसमें स्मोक है, स्मॉग है और मुख्तलिफ़ किस्म के रेडिएशंस हैं, तो ये भी मिसकैरेज का किसी हद तक बायस बनते हैं। और माँ के अंदर अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, बहुत सारी ख़वातीन जिनके अंदर शादी से पहले या शादी के बाद PCOS की प्रॉब्लम होती है, जिनमें हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज़ काफ़ी टाइम से चली आ रही होती है, तो ऐसी ख़वातीन में भी मिसकैरेज होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और फिर हम देखते हैं कि मदर्स के जिनको हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज़ हो या हार्मोनल इम्बैलेंस हो जिनके अंदर, उनको डेफिनेटली डॉक्टर फिर मुख्तलिफ़ किस्म के इंजेक्शंस के ज़रिए जो है ट्रीट कर सकते हैं उनके हार्मोनल इम्बैलेंस को, और फिर वो प्रेगनेंसी को बड़े अच्छे तरीके से कैरी ऑन कर सकते हैं। फिर जनाब, उसके अलावा इम्प्रॉपर इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो हो सकती है। इसका मतलब ये है कि एम्ब्रियो या जो इब्तदाई तौर पर बच्चा बनना जब शुरू होता है तो वो यूट्रस के बजाय किसी डिफरेंट लोकेशन पे या किसी और जगह पे इम्प्लांट हो जाता है, यानी कि वो ट्यूब्स में भी हो सकता है, ट्यूबल प्रेगनेंसी हो सकती है, किसी और पेल्विक लोकेशन पे हो सकता है, जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। तो ये भी एक, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है उसको ज़ाइगोट को या एम्ब्रियो को प्रॉपरली एम्बेड होने का जगह नहीं मिलती, वहाँ पे प्रॉपर उसके लिए स्पेस नहीं होती, तो ऐसा जो एम्ब्रियो है वो भी डिस्कार्ड कर दिया जाता है या वो मिसकैरेज हो जाता है। तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है जो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। फिर मदर की एज जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक रिलेटेड है मिसकैरेज के इंसिडेंट से। मदर की बहुत ज़्यादा अगर यंगर एज है, लाइक प्यूबर्टी प्रॉपरली नहीं हुई या प्रॉपरली मैच्योर एडल्ट फीमेल नहीं है, जो कि खास तौर पे बहुत ज़्यादा हमारे देहाती इलाकों में या देही इलाकों में जो कम उम्र की शादी का ट्रेंड है, तो वहाँ पे भी मिसकैरेज का रेशो बहुत ज़्यादा हो सकती है। या अगर मदर की एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है तो ऐसे केसेस में भी मिसकैरेज का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि अगर मदर के अंदर कोई यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सिस्ट्स हो सकती हैं, फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, रिसोलियम वगैरह हो सकती हैं, या PID जो कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, जिन मदर्स की ऐसी हिस्ट्री होती है, उनमें भी मिसकैरेज का चांस बहुत ज़्यादा होता है। फिर इन्फेक्शंस तो मैं पहले से बता चुकी हूँ। और फिर इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स एक कंडीशन होती है, जिसका मतलब ये है कि रहम का जो मुंह होता है या जो बच्चादानी का मुंह है वो ज़्यादा खुला हुआ होना या वो प्रॉपर्ली डिलीवरी के वक्त ना खुलना, और इस तरह से जो मसाइल जिन ख़वातीन को पहले रह चुके होते हैं, ऐसी ख़वातीन में भी मिसकैरेज होना या एबॉर्शन हो जाना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। फिर मदर का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, खास तौर पे जो मॉडर्नाइज्ड या वेस्टर्न सोसाइटी से, जहाँ पे अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है। फीमेल्स स्मोकिंग करती हैं, ड्रग्स लेती हैं और अल्कोहल या शराब नोशी की आदत होती है जिन ख़वातीन में, उनमें भी मिसकैरेज का रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपके अंदर कोई ऐसी हैबिट है, तो आप अगर कंसीव करना चाहते हैं, हमल को आगे लेकर चलना चाहते हैं,
तो ज़रूरी है कि आप इन अपनी तमाम आदत को ख़त्म करें ताकि आप अपनी प्रेगनेंसी को आगे फर्दर लेकर चल सकें। जो इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स होते हैं, आपके मुदाफ़ती निज़ाम से रिलेटेड जो भी मसाइल है, ऐसी खवातीन में भी मिसकैरेज का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और जिन खवातीन में कुछ अमराज जो कि पैदाइशी तौर पर वेल्व से रिलेटेड हो सकते हैं, और इसी तरह से जो भी पैदाइशी अमराज हैं उनके अंदर भी मिसकैरेज हो जाने का चांस बहुत ज़्यादा हो सकता है। फिर आप देखते हैं कि खवातीन जिनमें डायबिटीज़ या शुगर का इंसिडेंस होता है, उनमें भी मिसकैरेज हो जाना बहुत ज़्यादा कॉमन है। और ये शुगर पहले भी हो सकती है, और कुछ खवातीन जिनमें प्रेगनेंसी या हमल के दौरान शुगर की बीमारी होती है, ऐसी खवातीन में भी मिसकैरेज हो जाना बहुत कॉमन है, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है। तो शुगर का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायबिटिक हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शुगर लेवल्स को परहेज़ और दवाइयों के ज़रिए कंट्रोल रखें ताकि आप प्रेगनेंसी को कैरी ऑन कर सकें। फिर थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, यानी कि जिसमें थायराइड का भी ऐसा इशू जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी जब आपकी स्टार्ट होती है तो आपकी डॉक्टर या जो आपके को गायनेकोलॉजिस्ट देख रहे होते हैं, वो आपका थायराइड प्रोफाइल या जो थायराइड फंक्शन टेस्ट हैं वो लाजमी एडवाइस करते हैं। फिर अगर कोई आप ऐसी दवाएं ले रहे हैं, अद्वियात ले रहे हैं, तो बहुत सारी जो कि टेराटोजेनिक इफेक्ट्स इनके होते हैं, यानी कि जो कि मिसकैरेज का बायस बन सकते हैं। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान और अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो उससे पहले भी आपको ऐसी किसी किस्म की कोई दवाई नहीं लेनी ताकि आप अपनी प्रेगनेंसी को कैरी ऑन कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। फिर मेल न्यूट्रिशन, हमारे वो इलाके जो कि डिप्राइव्ड हैं, पुअर एरिया से इतने डेवलप नहीं है, वहाँ पे मेल न्यूट्रिशन या ग़िज़ाई अज्जा की कमी, ग़िज़ाइयत की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा बायस बनती है मिसकैरेज का। तो ऐसी खवातीन में बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी जो ग़िज़ाई कमी है उसको पूरा किया जाए और उनको अच्छे तरीके से बैलेंस्ड डाइट दी जाए ताकि वो एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकें। फिर हम देखते हैं कि रेडिएशंस, अगर आप किसी ऐसे सेटअप में काम करते हैं जहाँ पे शुआएँ या तापकारी जिनके असरात होते हैं, ऐसी तापकारी शुआओं से बचाव बहुत जो है वो ज़रूरी है अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को आगे लेकर चलना चाहते हैं। तो ये, और फिर वो खवातीन जिनमें मिसकैरेज की हिस्ट्री मौजूद हो, उनमें भी बहुत ज़रूरी है कि वो एबॉर्शन से एहतियात के लिए बहुत ज़्यादा केयर करें। और स्ट्रेस मदर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारी खवातीन प्रेगनेंसी में स्ट्रेस ले रही होती हैं बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ों का, जो कि आगे जाकर फिर मिसकैरेज का या हमल की ज़ाया हो जाने का बायस बनता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस के एलिमेंट को अवॉइड करें, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर बर्थ स्पेसिंग हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। अगर आपका हिस्ट्री है मिसकैरेज की, तो फिर ज़रूरी है कि 6 माह तक आप जो है वो कम अज़ कम खुद को इतना टाइम दें ताकि आपकी बॉडी हील हो सके और आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी को आगे लेकर चल सकें जब आप कंसीव करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों में प्रॉपर वक्फा करें और बर्थ स्पेसिंग जो है वो प्रॉपर्ली अपने डॉक्टर से उसके बारे में मशवरा करें। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप जनाब, जब ये तो कुछ फैक्टर्स थे जो कि मैंने डिस्कस किए जो कि मिसकैरेज का बायस बनते हैं। जब मिसकैरेज हो जाए तो फिर क्या करना है? अगर आपका मिसकैरेज हो गया है तो फिर डेफिनेटली आपने अपने डॉक्टर से रुजू करना है। वो आपको 3 ऑप्शंस देंगे जो कि मतलब किस्म के हो सकते हैं। उसमें एक तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है जो कि जिसमें दवा या सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें हम वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाते हैं। यानी कि मरीज़ को कहते हैं कि वो इंतज़ार करे कि कुदरती तौर पर ये जो बच्चा ज़ाया हो चुका है आपकी बॉडी इसको एक्सपेल कर दे और एक नेचुरल तरीके से जो आप हैं आप इससे फारिग हो जाए। एक तो ये तरीका हो गया, इसमें के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। इसमें थोड़ा सा पेशेंट को एक विल पावर की ज़रूरत होती है, तो उसको समझाना, उसकी एक प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है और फिर ये बहुत अच्छे तरीके से नेचुरली जो है वो मिसकैरेज रिजॉल्व हो जाता है। फिर सेकेंडरी कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि इसको कैरी ऑन नहीं कर सकते, तो फिर उनके लिए हमारे पास मेडिकल ऑप्शंस होते हैं। हम मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात उनको देते हैं और ऐसी सूरत में फिर डेफिनेटली दवाइयों के ज़रिए जो है वो मिसकैरेज या जो एबॉर्टेड फीटस होता है वो जिस्म से एक्सपेल कर दिया जाता है। और फिर अगर उसके कुछ रिमेन्स या उसके कुछ क्लॉट्स या कुछ पार्ट्स आपके यूट्रस में रह जाते हैं, ये इसमें चांस मौजूद होता है, तो उसके लिए आपको DNC की ज़रूरत होती है जो कि किसी भी अच्छे सेटअप से आप करवा सकते हैं। और DNC के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपने हमेशा साफ़ सुथरे, हाइजीनिक और क्वालिफाइड स्टाफ का इंतखाब करना है। जो अक्सर गली मोहल्लों में छोटे सेटअप्स होते हैं जहाँ पे नॉन क्वालिफाइड स्टाफ्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस का और फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस का या पेचीदगियों का बायस बनते हैं। तो ऐसे सेटअप्स को अवॉइड कीजिए। कोशिश कीजिए कि मुस्तनद
संबंधित डॉक्टर की रहनुमाई इस सिलसिले में हासिल करें और फिर आप टीएनसी करवाएं। फिर तीसरा तरीका जनाब हमारे पास सर्जरी का मौजूद है। तीसरा ऑप्शन जो कि हम सर्जरी करते हैं जनरल एनेस्थीसिया देकर, यानी कि बेहोशी करके बच्चे को जो है वो अबॉर्ट किया जाता है और फिर उसके बाद टीएनसी की जाती है। और इसका थोड़ा सा, क्योंकि ये सर्जिकल प्रोसीजर है, एनेस्थीसिया भी इन्वॉल्व है, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है और कुछ हद तक पेनफुल भी होता है। तो पेशेंट को ये चीज़ें जो है पहले से बता देना ज़रूरी होता है। फिर प्रेगनेंसी या एबॉर्शन हो जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा अपनी ग़िज़ा का और अपनी सेहत का ख्याल रखना है और कम से कम 6 माह तक वेट करना है ताकि आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी को आगे लेकर चल सकें और फिर कंसीव करें। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमने डिस्कस किए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो डॉक्टर मुनज़्ज़ा के चैनल हेल्थ बाय डॉक्टर मुनज़्ज़ा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल न्यू है, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और आप कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। मैं कमेंट्स देखती हूँ और उनको रिप्लाई भी करती हूँ जब भी मेरे पास टाइम होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डॉक्टर मुनज़्ज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।